बच्चों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने दो ध्रुवीयता के अंत में पढ़ा था कि किस तरह से सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई, साम्यवाद की स्थापना हुई और उसके बाद वो जो जो राष्ट्र महाशक्ति की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा था और पूरी अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहा था, उसमें कुछ ऐसी समस्याएं आने लगी उसकी व्यवस्था में, जिसके कारण वो राष्ट्र महाशक्ति के स्थान से पतन की ओर जाने लगा, या कहेंगे कमजोर राष्ट्र बनने लगा, महाशक्ति नहीं रह पाया और उसका उस एक अंत में आकर उसका विघटन हो गया। आज हम देखेंगे उसका पहले भाग में पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में आज हम देखेंगे कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे उन्होंने व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां देखी थी और उनको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए। जब वो महासचिव बने तो उनके सामने जो सोवियत संघ था, वो सोवियत संघ संघर्ष कर रहा था अपनी परेशानियों से या अपनी समस्याओं से। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वहां पर केवल एक ही पार्टी का शासन था, साम्यवादी शासन। 70 साल से एक ही पार्टी शासन करने के कारण वो एक तानाशाह पार्टी बन चुकी थी, जिसे जनता की अपेक्षाओं से और आशाओं से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। अब जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी नीतियों को लागू करने के लिए एक बड़ा लंबा नौकरशाही का तंत्र होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, एक सरल भाषा में, जैसे मंत्री एक राजनेता हुए, लेकिन मंत्री ने जो नीतियां बनाई उस नीति को लागू करने के लिए जो उनके सचिव हैं या जिला स्तर पर जैसे आप देखते कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, ये सब कौन है? ये सब लोग नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं, या प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी जो होते हैं वो नौकरशाही के अंतर्गत आती है। तो ये जो नौकरशाही की व्यवस्था थी, इसमें लेट लतीफी, भ्रष्टाचार पूरी तरह पनप चुका था। मतलब जनता के लिए अपना काम करवाना बहुत मुश्किल हो गया था। ये राजनेता और नौकरशाह जनता की इच्छाओं का पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे थे। तो ऐसी व्यवस्था में जनता अपने आप को जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी और गोर्बाचेव ने महसूस किया कि इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अगर आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो पूंजीवादी व्यवस्था में तो लोगों को फायदा होता है, तो वो ज्यादा क्वालिटी का काम करते हैं और ज्यादा मात्रा में भी काम कर लेते हैं। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में लोग सिर्फ सरकार के कर्मचारी होते हैं। जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो सब सरकार के द्वारा संपादित होती हैं और जनता जो होती है वो केवल एक कर्मचारी के रूप में कार्य करती है जो सरकार के द्वारा उसको दिया जाता है। अब आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप अपनी एक दुकान चलाते हैं, उसमें आप जितना काम मेहनत करेंगे उतनी आपको लाभ प्राप्त होगा, तो आप कई घंटे तक उसमें काम करेंगे। आपके जो भी लोग आपके खरीदार या कस्टमर बन के आएंगे, आप उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करने का कोशिश करेंगे जिससे ये बार बार आपकी दुकान पर आए। और आपको कभी देर लंबे समय तक भी काम करना पड़े, कभी भूखा भी रहना पड़े, तो आप वो सब सहन करेंगे और आप अपने काम में पूरी मन लगा के काम करेंगे, क्योंकि जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है वो सब आपका ही है, आपके ही हाथ में आने वाला है। अब दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए। आप मान लीजिए दुकान में एक कर्मचारी है, आपको एक निश्चित वेतन ही मिलना है। आप कितना भी काम करें आपका वेतन निश्चित है, और आप काम ना भी करें तो भी आपका वेतन निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्यों आप बहुत ज्यादा काम करेंगे? आपकी काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, आप थोड़े लापरवाह भी हो जाएंगे, और जो कस्टमर आएंगे वो आपसे हमेशा संतुष्ट होकर ही जाएं, ऐसा भी आप प्रयास नहीं करेंगे। यही बात सोवियत संघ में हुई। साम्यवादी व्यवस्था होने के कारण किसी व्यक्ति का कोई निजी लाभ या नुकसान नहीं था, इसलिए काम की गुणवत्ता में भी गिरावट आई और काम की मात्रा में भी गिरावट आई, जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में पिछड़ गई। तकनीकी विकास भी पिछड़ गया, क्योंकि जब हमें व्यक्तिगत लाभ होता है तो हम और जोर शोर से नए नए आविष्कार करने की और नई नई पद्धतियां अपनाने का प्रयास करते हैं। तो तकनीकी विकास की दृष्टि से या आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से सोवियत संघ पिछड़ने लगा। स्थिति यहां तक आ गई तो दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनकी भी कमी महसूस होने लगी। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को भी गोर्बाचेव सुधारना चाहते थे। समाज की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे भारत विविधताओं का देश है, ऐसे सोवियत संघ भी विविधताओं का देश था। वहां अलग अलग संस्कृति और अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग रहते थे। सोवियत संघ छोटे छोटे देशों को मिलाकर इतना बड़ा राष्ट्र बना था। उस हर देश की अपनी अलग संस्कृति और पहचान थी, जिसमें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था।
समाज एकदम बंद हो चुका था, उस शासन तानाशाह था और विविधताओं के लिए कोई जगह नहीं थी, नागरिकों को इस तरह की कोई छूट नहीं थी। जो भी विरोधी होते थे सरकार के, उन सबको या तो बंद कर दिया जाता था, उनके विरुद्ध में जो कुछ लिखा जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में सरकार का विरोध भी नहीं करने का अधिकार था जनता को, मतलब जनता विरोध भी नहीं कर सकती। अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको चुप रहना होगा, जो कि विरोध करने पर वो दंड की भागी बनेगी। इस तरह की व्यवस्था को गोर्बाचेव ने महसूस किया कि इससे हम विकास नहीं कर सकते। अगर हमें विकास करना है, अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है, तो हमें इस व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा। इस बदलाव के लिए गोर्बाचेव ने दो नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका माने पुनर्निर्माण, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण, नई संरचनाओं का निर्माण, नई व्यवस्था का निर्माण। और ग्लासनोस्ट, खुलापन, पारदर्शिता, जनता की भागीदारी, जनता के प्रति शासन प्रशासन की जवाबदेही, ये सब परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने राजनीतिक सुधारों में उन्होंने महसूस किया कि हमें लोकतंत्र की ओर बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को छोड़ दिया। उन्होंने वहां पर बहुदलीय प्रणाली, यानी केवल कम्युनिस्ट पार्टी ना रहे और भी दल बने, इसका प्रयास किया, जैसे जनता को अनेक विकल्प मिले। अपने चुनाव हो, जनता अपनी इच्छा से अपना विकल्प चुने। इस सुधार के लिए प्रयास किया। दूसरा, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में उन्होंने व्यवस्था को पूंजीवादी बनाने का प्रयास किया, मतलब निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। और उन्होंने क्या किया, जो खर्चीले सैनिक अभियान चल रहे थे दूसरे देशों में, सोवियत संघ जो अपनी सेना बेचकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, उनमें बहुत भारी खर्चा हो रहा था, हथियारों की बहुत होड़ हो रही थी, इसमें बहुत खर्चा हो रहा था। उन सबको नियंत्रित करने का प्रयास किया, अपने सैन्य अभियानों को वापस बुलाया और हथियारों की होड़ को रोकने के लिए पश्चिमी देशों के साथ, जैसे अमेरिका जो दूसरी महाशक्ति थी, उसके साथ उसने कई तरह के समझौते किए और उनके साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, जिससे ये हथियारों की होड़ और ये सैन्य अभियान ये सब करने की कोई आवश्यकता न पड़ी। इसके अलावा उन्होंने शीत युद्ध की समाप्ति का भी प्रयास किया, जनता को अधिक अधिकार देने का प्रयास किया। जनता को अधिक अधिकार देने में उन्होंने राजनीतिक बंदियों को तो छोड़ा ही, जो साहित्य प्रतिबंधित कर दिया गया था, उन पुस्तकों को, उस साहित्य को पर से उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया। लोगों को कर्मचारी के रूप में कार्य तो करते थे, पर हड़ताल का अधिकार नहीं था। उन्होंने लोगों को हड़ताल का अधिकार दिया। उनका मानना था कि इस खुलेपन से और ये जो हम नया इसमें संरचना में सुधार करेंगे, इससे लोगों के जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, लोग अपनी शासन से, अपनी व्यवस्था से अपना जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके मन में जो एक अलगाव और जो विरोध की भावना पनप रही है वो समाप्त होगी। ये जो उन्होंने सारे परिवर्तन किए, इसके लिए उन्होंने शॉक थेरेपी का प्रयोग किया। ये शॉक थेरेपी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा निर्देशित एक पद्धति थी, जिसमें आघात के द्वारा उपचार देने का प्रयास किया गया। यानी इसमें साम्यवाद से पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था, राजनीतिक दृष्टि से उदारवादी लोकतंत्र को अपनाना था और आर्थिक दृष्टि से साम्यवाद की तरफ पूरी तरह पूंजीवाद को अपनाना था। एकदम से सब परिवर्तन करना था। जब गोर्बाचेव ने इस पद्धति को अपनाकर परिवर्तन के प्रयास किए, तो उनके जो राजनेता और जो प्रशासनिक अधिकारी जो अभी तक फायदे की स्थिति में थे, 70 साल से वो लाभ की स्थिति प्राप्त कर रहे थे, जो बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर रहे थे, उन्होंने गोर्बाचेव का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनके लिए यह हानिकारक था। उनकी सुविधाएं और उनके अधिकार जा रहे थे, तो उन्होंने गोर्बाचेव को असफल करने का प्रयास शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गोर्बाचेव ने जब सुधार के प्रयास किए, तो वो प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने पुरानी व्यवस्था तो भंग कर दी, लेकिन नई व्यवस्था खड़ी नहीं हो पाई। जैसे उन्होंने सरकार के 90% उद्योग निजी हाथों में बेच दिए, पर सरकार ने उनको बेचते समय अपना कोई नियंत्रण नहीं रखा। लोगों ने उनकी जो कीमत लगाई उसी पर उसको बेच दिया गया। अब ऐसी स्थिति में लोगों ने लाभ उठाया और औने पौने दामों में सरकार के वो महंगे महंगे उद्योग उन्होंने खरीद लिए। इससे सरकार को बहुत घाटा हुआ। खाद्यान्न जो कि सरकार की जो फॉर्म होते थे उनमें पैदा किए जाते थे, वो सरकार ने बंद कर दिए। निजी क्षेत्र में इतना खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो पाया और देश में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई।
जो सोवियत संघ की मुद्रा रूबल थी उसकी कीमत बहुत ज्यादा गिर गई, तो लोगों ने अपने भविष्य के लिए जो बचत करके रखी थी उसकी भी कीमत गिर गई, उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। तो इस तरह से लोग बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी में आ गए। और जब ये सारी अव्यवस्था फैली तो जो समाज के असामाजिक तत्व थे उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने कालाबाजारी करना, लोगों को धमकाना और अपने दल बनाना, इस तरह की समाज में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जो लोग गोरबाचोव के समर्थक थे वो भी नाराज हो गए। उनको लगा कि गोरबाचोव ने व्यवस्था को संभाल ही नहीं पाए, वो एकदम असफल हो गए, फेल हो गए। तो गोरबाचोव ने जो परिवर्तन राष्ट्र के विकास के लिए किया था वो परिवर्तन उनके लिए एक अव्यवस्था का कारण बन गया। और सोवियत संघ में जो गणराज्य थे उन्होंने अपने अलग अलग होने की जो इच्छा उनके मन में दबी हुई थी वो इच्छा बहुत उभर कर सामने आई। और सबसे पहले लिथुएनिया नामक गणराज्य ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इसके उसको देखा देखी और गणराज्य भी अलग अलग होने के लिए प्रेरित हुए। और 25 दिसंबर 1991 जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया उसके बाद पूरे सोवियत संघ का विघटन हो गया। अलग अलग जो 15 गणराज्य जो एक देश में शामिल थे वो अलग अलग देश बन गए। ये जो गणराज्य अलग अलग हुए इसमें सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को माना गया, क्योंकि रूस एक शक्तिशाली गणराज्य था, बहुत बड़ा गणराज्य भी था और एक सामर्थ्यवान गणराज्य भी था। जो सोवियत संघ की यूएनओ में वीटो पावर थी वो भी रूस को दे दी गई। जो अन्य गणराज्य अलग अलग हुए तो जो अव्यवस्था सोवियत संघ में थी वो उनमें भी फैल गई। कहीं गृह युद्ध होने लगा, कहीं किसी क्षेत्र को लेकर दो गणराज्यों में झगड़ा होने लगा, जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान, इनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया क्षेत्र को लेकर। और चेचेन विद्रोही पैदा हो गए जिन्होंने समाज में अव्यवस्था फैलाना शुरू कर दिया, सरकार को चुनौती देना शुरू कर दिया। अब ये जो स्वतंत्र हुए थे गणराज्य, इनमें 9 गणराज्यों ने तो अपना एक कॉमनवेल्थ का संगठन बना लिया और जो 6 गणराज्य थे उन्होंने अपने आप को मुस्लिम देश घोषित कर दिया और वो जो अन्य मुस्लिम देश थे उनके साथ उन्होंने अपनी मित्रता को बढ़ाया। इस तरह से एक महाशक्ति सोवियत संघ छोटे छोटे खंडों में बंट गई। अब हम देखते हैं कि भारत का सोवियत संघ और उसके बाद उसके जो अलग 15 देश बटे उनसे किस प्रकार के संबंध रहे। भारत के संबंध सोवियत संघ से भी मधुर थे और जो गणराज्य अलग अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए, उनसे भी भारत के संबंध ठीक रहे, सामान्य रहे। और रूस से भारत के संबंध काफी अच्छे रहे। सोवियत संघ ने जब वो अस्तित्व में था उस समय भारत को उद्योगों में काफी तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करी थी। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से सोवियत संघ भारत का समर्थन करता था, कश्मीर मुद्दे पर कई बार सोवियत संघ ने वीटो पावर का प्रयोग किया, वैसे ही रूस ने भी भारत के समर्थन में कई बार वीटो पावर का प्रयोग किया है और भारत का साथ दिया है। अगर हम सैनिक दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार से सोवियत संघ ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की मदद की थी और सोवियत संघ की मदद के कारण ही अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में हस्तक्षेप नहीं कर पाया था, उस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और सोवियत संघ ने और वर्तमान में भारत और रूस ने अपनी मित्रता को निभाया है। अगर हम सैनिक दृष्टि से देखें तो भारत पहले भी अपने हथियारों का अधिकांश हिस्सा सोवियत संघ से खरीदता था और वर्तमान में भारत रूस से खरीदता है। आज भी भारत अपने रूस के जो हथियार बेचे जाते हैं उसमें दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। इसके अलावा सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम देखें तो पहले सोवियत संघ से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता था और वर्तमान में रूस के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इस प्रकार भारत और रूस के संबंध आज भी मित्रवत हैं। हालांकि जब से भारत के संबंध अमेरिका से सुधरने शुरू हुए तब से कभी कभी छोटे मोटे मतभेद भी सामने आते हैं। जैसे वर्तमान में अफगानिस्तान में जो स्थिति पैदा हो गई है तालिबान के आक्रमण के बाद, तालिबान का शासन स्थापित हो जाने के बाद, तो उसमें रूस का कुछ झुकाव चीन के प्रति लग रहा है भारत की तुलना में। लेकिन फिर भी भारत और रूस एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हालांकि नीतियों में कुछ मतभेद है। तालिबान या अफगानिस्तान के प्रति जो नीतियां हैं उसमें रूस की नीति कुछ भिन्न है और भारत की नीति कुछ भिन्न है। रूस की नीति में चीन के प्रति कुछ सहयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी भारत और रूस जैसे पहले मित्र थे वैसे वो आज भी मित्र हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।
भारत ने भले ही अमेरिका से संबंध सुधारे हों, पर रूस से मित्रता को कभी कम नहीं होने दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं वीडियो में, तो आप कमेंट में अपना प्रश्न डालिए, मैं उस पर अगले वीडियो में उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगी और आपको और ज्यादा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। पढ़ाई जारी रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो।